अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 2023 में ही धारा 340 जो कि आईपीसी की धारा 470, 471 के समरूप है। कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना। पिछले धारा में हमने आपको बताया कि अपने पास रखना ही अपराध है, लेकिन इसमें स्पष्ट किया गया है कि कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना, जो कोई इस प्रकार का कृत्य करेगा उसे दंडित किया जाएगा। इस धारा में कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख फोर्स डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है। यदि कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अंशतः भी कूट रचित है तो वह संपूर्ण दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कूट रचित समझा जाएगा। किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रति जरा सी भी कूट रचना होने पर वह पूरा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कूट रचित माना जाएगा, भले ही उस कूट रचना का स्वरूप कैसा भी क्यों ना हो। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए, यह विश्वास करते हुए दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कूट रचित है, उसका असली वास्तविक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में उपयोग करता है। इस धारा में यह नहीं कहा गया है कि ऐसा उपयोग तभी हो सकता है जब असली यानी मूल दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत किया गया हो, क्योंकि इस धारा में मूल दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं माना गया है। तो साथियों, इस धारा में स्पष्ट किया गया है जो कि इस प्रकार का कृत्य करेगा दंडित किया जाएगा। इस धारा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उन पर हम नजर डाल लेते हैं। इस धारा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। अभियुक्त ने विवादित कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उपयोग असली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में किया हो। नंबर दूसरा, अभियुक्त यह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कूट रचित जाली है। उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद इब्राहिम बनाम बिहार राज्य के बाद में अभिकथन किया कि किसी व्यक्ति द्वारा कूट रचित दस्तावेज की रचना की गई है, ऐसा तब कहा जाएगा यदि उसने कोई ऐसा दस्तावेज रचित किया है या निष्पादित किया है जिससे वह किसी अन्य द्वारा रचित या अन्य द्वारा अधिकृत किया गया बताता है, अथवा उसने दस्तावेज को बदला हो या विकृत किया हो या बिगाड़ा हो, अथवा धोखा देकर किसी ऐसे व्यक्ति से दस्तावेज को अभिप्राप्त किया है जो स्वयं होश में ना हो या स्वयं की मनोदशा पर नियंत्रण नहीं रख सकता हो। तो साथियों, इस प्रकार का जो कोई कृत्य करेगा उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का उपयोग असली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में किया जाना। इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में उपयोग धारा 336 बीएनएस की धारा 336 में उल्लेख किए गए किसी उद्देश्य से किया गया हो, अतः किसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अस्वेच्छता प्रस्तुत किए गए दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उपयोग में लाया गया दस्तावेज नहीं कहा जाएगा। परंतु कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस निर्णय से विसम्मत होते अभिकथन किया कि यह महत्वहीन है कि अभियुक्त द्वारा बेईमानी से जानबूझकर नकली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को असली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाया जाना स्वेच्छा हो अथवा अस्वेच्छा था, प्रत्येक स्थिति में उसकी इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि की जा सकेगी। उच्चतम न्यायालय ने भी यही विचार जगन्नाथ बनाम राज के निर्णय में व्यक्त किया है। किसी कूट रचित दस्तावेज को साशय बेईमानी से असली दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करके उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना इस धारा के अर्थ में उसका उपयोग किया जाना माना जाएगा। इसी प्रकार वाद पत्र के साथ ऐसा कूट रचित दस्तावेज फाइल करना इस धारा के अर्थ में उसका उपयोग किया जाना समझा जाएगा। यदि कोई जाली कूट रचित दस्तावेज जानबूझकर असली दस्तावेज के रूप में किसी ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो जिसे कार्रवाई करने की अधिकारता नहीं है, तो इस धारा के अंतर्गत अपराध घटित हुआ नहीं माना जाएगा। दूसरा सब तत्व क्या है? यह जानकारी या विश्वास करने का कारण होना कि दस्तावेज कूट रचित है। जहां अभियुक्त को यह जानकारी नहीं है कि जिस चेक या लॉटरी टिकट का वह असली के रूप में उपयोग कर रहा है वह नकली या कूट रचित है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने बैंक ऑफ इंडिया बनाम उत्तरी मरेडी शंकर के बाद में विनिश्चित किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज की कूट रचना करता है और उसका जानबूझकर असली दस्तावेज के रूप में उपयोग करता है तो वह दो पृथक अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है। इस बात में अभियुक्त को प्रत्याहरण प्रपत्र पर साशय जाली हस्ताक्षर करने तथा उसके आधार पर बैंक से राशि निकालने के अपराध के लिए 9 माह के कठोर कारावास से दंडित किए जाने की संपुष्टि की गई। इस प्रकार कूट रचित बैंक ड्राफ्ट पर भुगतान लेना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है।
जहां पुलिस बल में भर्ती किए जाने हेतु अभियुक्त ने पुलिस अधीक्षक को भेजे गए आवेदन पत्र के साथ 7 से 2 जाली प्रमाण पत्र भेजे हों, उसे धारा 336 और 338 के अंतर्गत दंडित किया गया माना जाएगा। मतलब 463 और 467 के अंतर्गत आईपीसी के धारा के तहत दंडित किया जाएगा। खड़ू सिंह बनाम सम्राट के राज में निर्णय दिया गया। महेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में पासपोर्ट पर कुछ पृष्ठांकन इस आशय से किए गए थे कि उन पर लगे फोटो वाले व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकें, जिसके लिए वे वास्तव में अधिकृत नहीं थे। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इस प्रकार के पृष्ठांकन स्पष्टता बेईमानीपूर्ण एवं कपटपूर्ण थे, अतः अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्ध न्यायोचित थी। परंतु यदि अभियुक्त को यह जानकारी न हो कि दस्तावेज कूट रचित है, तो उसके द्वारा ऐसे दस्तावेज का असली वास्तविक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा। कोट्टम राजू वेंकट रायडू के वाद में अभियुक्त ने एक कूट रचित दस्तावेज की प्रतिलिपियां बनवाई और उन्हें अपने हक के समर्थन में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उसे इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष करते हुए अभिकथन किया कि इससे उसके द्वारा कूट रचित दस्तावेज का असली दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाना माना जाएगा। गल्ला नागेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात कुछ वर्ष और बैंक की सेवा में बने रहने के उद्देश्य से अभियुक्त ने उसके स्कूल द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया ताकि सेवा पुस्तिका में उसकी जन्म तिथि में परिवर्तन किया जा सके। बैंक के शाखा प्रबंधक ने उक्त आवेदन प्रमाण पत्र सहित जांच अधिकारी को जन्म तिथि की वास्तविक जांच करने हेतु अग्रेषित कर दिया। जांच के पश्चात प्रमाण पत्र कूट रचित पाया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले में यह माना जाएगा कि अभियुक्त को प्रमाण पत्र जाली होने की जानकारी थी और उसने बेईमानी के आशय से उस प्रमाण पत्र का उपयोग किया था। यह तथ्य कि जाली प्रमाण पत्र का क्रियान्वयन नहीं किया गया था सारहीन है, अतः अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि उचित थी। केवल यह तथ्य कि अभियुक्त के पास कूट रचित दस्तावेज पाया गया इस धारा के अंतर्गत उसकी दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए साबित किया जाना आवश्यक है कि दस्तावेज की कूट रचना में अभियुक्त एक पक्षकार था। जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता कि जाली दस्तावेज का असली दस्तावेज के रूप में उपयोग कपटपूर्ण या बेईमानी से किया गया है और अभियुक्त को यह ज्ञात था, यह विश्वास करने के लिए कारण था कि वह दस्तावेज कूट रचित है, उसे इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। एएस कृष्णन तथा अन्य बनाम केरल राज्य के बाद में अभियुक्त एक द्वारा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश सुनिश्चित करने के नियत से अपनी प्री डिग्री परीक्षा की कूट रचित मार्कशीट प्रस्तुत कर छल का आरोप था, जबकि उसके डॉक्टर पिता ने कूट रचित मार्कशीट तैयार कराई थी क्योंकि उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र द्वारा प्री डिग्री में परीक्षा प्राप्त किए गए वास्तविक अंकों के आधार पर उसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलना लगभग असंभव है। उक्त मार्कशीट का कूट रचित होना इसलिए भी आसानी से उजागर हो गया क्योंकि उसमें अभियुक्त यानी पुत्र के प्राप्त अंकों का कुल योग अधिकतम देय अंकों से भी अधिक दर्शाया गया था। अर्थात यदि परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में 100% अंक प्राप्त होते तो भी उसे कूट रचित अंक सूची में दर्शाए गए प्राप्त नहीं हो सकते थे। अभियुक्त 1 तथा 2 पिता पुत्र दोनों ने ही मार्कशीट कूट रचित होने से अनभिज्ञता प्रकट की तथा स्वयं को निर्दोष बताया, परंतु साक्ष्य में उपलब्ध सबूतों से अभियुक्त का इस कूट कृत्य में सक्रिय शामिल होना स्पष्टता साबित होता था। तथापि मार्कशीट अभियुक्त 1 यानी पुत्र के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के बाद जारी की गई बनाया गया था, लेकिन उस पर अंकित तारीख पुनर्मूल्यांकन की पूर्व की पाई गई। अतः न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध किया क्योंकि उन्हें मार्कशीट कूट रचित होने का न केवल ज्ञान था अपितु उसे कूट रचित तैयार कराने में उनकी सक्रिय भूमिका रही थी। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने अभिकथन किया कि इस प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की षड्यंत्र के आरोप से दोष मुक्ति होने के कारण मात्र से उक्त दोनों अभियुक्तों की धारा 471 के अधीन की गई दोष सिद्धि किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है और वह यथावत बनी रहती है। अभियुक्तों की परिवीक्षा पर छोड़े जाने की मांग को ठुकराते हुए उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त नंबर 2 पिता जो कि व्यवसाय से एक प्रतिष्ठित मेडिकल डॉक्टर था ने अपने पुत्र को एन के एन प्रकार मेडिकल कोर्स में दाखिला दिलाने के लिए पुत्र के साथ मिलकर यह अपराध किया जो वास्तव में निंदनीय है। अतः इसके लिए कठोर दंड दिया जाना समाज के वृहद हित में होगा। अपील खारिज कर दी गई। एक और उदाहरण सुशील सोरी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई। सुशील सोरी बनाम सीबीआई एवं अन्य के बाद में अभियुक्त ने कंपनी के निदेशकों तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिली भगत करके अनेक वाउचरों दस्तावेजों की कूट रचना यह दर्शाने के लिए की थी कि वह मशीनरी खरीदी गई है जो बैंक से ऋण की किस्तों की प्राप्ति के लिए क्रय की जाना आवश्यक था। उन्होंने केवल बैंक को ही नहीं ठगा था अपितु बिना वास्तव में खरीदी गई मशीनरी पर
डिप्रिसिएशन दर्शाते हुए राजस्व में भी कपट किया था, जो करोड़ों रुपए की राशि थी। अभियुक्त के विरुद्ध 420, 405, 471, 120B के सभी अपराध पूरी तरह साबित हो चुके थे, अतः उनकी अपील उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामंजूर कर दी गई। न्यायालय ने निर्देश दिए कि उनकी दोष सिद्धि और सजा को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने बैंक को कार्य संपूर्ण हानि की राशि के संबंध में बैंक में जमा करा दी है। नरेश चौबे बनाम सीबीआई के बाद में 2 अभियुक्तों ने अन्यों के साथ मिलकर कोषालय में कूट रचित बिल जमा करके 6 लाख रुपए की राशि दोषपूर्ण गलत तरीके से निकालकर गबन किया। उन्हें धारा 420, 465, 467, 468, 470 आईपीसी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(c)(d) एवं धारा 13(2) के अधीन सिद्ध दोष किया गया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने कर दी। उक्त अभियुक्तों में से एक द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की जाने पर न्यायालय ने समस्त साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने से इंकार करते हुए विचारण अदालतों के निर्णय को बहाल रखा, परंतु अभियुक्त की 75 वर्ष की वृद्धावस्था तथा रोगग्रस्तता पर विचार करते हुए न्यायालय ने उसकी 3 वर्ष की कारावास की सजा को भोगी गई सजा में लघुकृत कर दिया। तो साथियों, इस प्रकार ये कुछ उदाहरण थे, हमने आपको बताए हैं। बीएनएस की धारा 340 और आईपीसी की धारा 470, 471 में कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना एक दंडनीय अपराध है। जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसे दंडित किया जाएगा। और दंड का प्रावधान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। दंड का प्रावधान स्पष्ट किया गया है, उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना की हो। तो कोई भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सब क्लॉज 1 क्या कहता है और सब क्लॉज 2 क्या कहता है। 340 का सब क्लॉज 1 कहता है वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूर्णता या भागता कूट रचना द्वारा रचा गया है, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाता है। नंबर 2, जो कोई ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में वह जानता था, विश्वास करने का कारण रखता था, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, कपटपूर्ण बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना की है, यानी कूट रचना में जो दंड का प्रावधान है उससे दंडित किया जाएगा। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 340 जो कि आईपीसी की धारा 470 और 471 के समरूप है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।